हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 23 जून और आज की इस वीडियो में हम 23 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को है जो ये डिस्कस करने वाले हैं। 22 जून को हमने क्या क्या पढ़ा था कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनने जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और फीफा 2026 3 कंट्री होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। राम बहादुर राय की किताब है भारतीय संविधान अनकही कहानी, जो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। गुस्तवा कोलंबिया किस देश की राष्ट्रपति बनी है? गुस्तवा पेट्रो है, ये कोलंबिया की राष्ट्रपति बनी है। और ओडीआई में सबसे ज्यादा 498 रन बनाने वाले जो देश है ये बन गया है इंग्लैंड। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज यानी कि 23 जून को आप लोगों की जो जीके की सीरीज शुरू होने वाली थी, फर्स्ट क्लास तो मैं ही ले रही हूँ आप लोगों की। आज 10 बजे यानी कि 23 जून को मॉर्निंग 10 बजे आप लोगों को ये क्लास मिल जाएगी। ये सीरीज पूरी तरह से आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है। आप लोगों ने वीकली कहा, आप लोगों को वीकली प्रोवाइड कराया गया। जीके की बहुत दिन से डिमांड आ रही है, यदि आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा खासा इसमें रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, तभी ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करने में मुश्किल से 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट लगता है, लेकिन मेन उसका जो कंटेंट होता है ना, इसमें 2 से 3 घंटे जाते हैं। तो बस टाइम की वैल्यू है, यदि रिस्पॉन्स नहीं सही होगा तो कोई मतलब नहीं इसे आगे कंटिन्यू करने का। तो उससे आप जरूर देखें और अपना जो भी रिस्पॉन्स है उसमें जरूर बताएं, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ के लिए परेशान होते हो आप लोग, टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगी हर दिन की। बीते 2 दिन से कमेंट देख रही हूँ कि मैम 6 महीने का करंट अफेयर प्रोवाइड करा दो, 4 महीने का। तो भाई मैंने जनवरी पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करा दिया है। एक वीडियो है जनवरी से दिसंबर 2021, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। दूसरा वीडियो है जनवरी से अप्रैल 2022, ये 4 महीने का। तीसरा वीडियो है मई मंथली 2022। तो पिछले जनवरी 2021 से अभी पिछला महीना मई तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब क्या ही एक्स्ट्रा बताना है इसमें। वो 3 वीडियो देख लो, आपको पिछले 1.5 साल का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये महीने खत्म होते तक जून भी मंथली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सरकार ने अभी हाल ही में फैसला कर लिया है कि 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। कुछ क्राइटेरिया डिवाइड किए गए हैं। देखो, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है ना, इसने ऑलरेडी कह दिया था कि 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने वाले हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि ऐसा प्लास्टिक जिसका हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं और दोबारा इसका इस्तेमाल हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी लेने के लिए आप जो पतली पॉलिथीन ले जाते हैं वो हो गई, आपकी प्लास्टिक पानी की बोतल हो गई। इसके अलावा आपका जो प्लास्टिक के चम्मच और फोक वगैरह यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए जो आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, कॉफी कप जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, एक बार इस्तेमाल हो जाता है और दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, यूजलेस हो जाता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसको विघटित होने में कितना समय लगता है। जो प्लास्टिक बोतल है, इसे विघटन होने में 450 साल का समय लगता है। प्लास्टिक बैग, जो पतली पन्नी नॉर्मल हम देखते हैं, 20 साल का टाइम लेती है पूरी तरह से। उसके बाद हाँ, चम्मच चम्मच देखिए 100 साल से ज्यादा समय लेता है। प्लास्टिक का स्ट्रॉ जो आप पतला सा देखते हैं, 200 साल से अधिक समय। छोटा सा कॉफी का कप, मतलब आप समझ सकते हैं इतना लंबा समय लेता है पूरी तरह से ये नष्ट होने में, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है और सरकार काफी समय से ऐसा सोच रही थी कि हम इस पर बैन लगाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अपने पड़ोसी को यदि हम देखें, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक यानी पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला देश है, ठीक है। और फिर कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक की छड़ें, कटलरी आइटम, पैकिंग, रैपिंग फिल्म, गिफ्ट पेपर जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें कुछ अन्य सामानों को इसमें शामिल किया गया है। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, इनके स्टोरेज के लिए जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, इस पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे, आप लोगों का जो डिलीवरी आता है, मतलब आप लोगों ने ऑनलाइन किसी ई कॉमर्स साइट से कुछ ऑर्डर किया है और डिलीवरी जब आपकी आती है तो अच्छे खासे प्लास्टिक में उसको पैक किया जाता है। कुछ पतली भी प्लास्टिक होती है। तो इसके लिए भी उन कंपनीज को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब कि भारत ने अब ऐसा स्ट्रिक्ट फैसला कर लिया है कि अभी 1 जुलाई आ रहा है ना, एक हफ्ते बाद, तब से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। आपको मैं एक बेसिक चीज बता दूं कि प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन सा देश टॉप पर है। तो इसमें
अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका में यदि हम बात करें तो हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति पूरे एक साल में 130 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा निकालता है। अमेरिका के बाद फिर है साउथ कोरिया, जहां प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे का उत्पादन एक साल में है 99 किलोग्राम प्रति ईयर। इसके बाद स्थान आता है, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ गलत बोल दिया, साउथ कोरिया तीसरे में, इसके बाद भारत है ना, मैं यहाँ सुधार देती हूँ। यूके 99 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और 88 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा प्रति व्यक्ति के उत्पादन के साथ इसमें जो साउथ कोरिया है तीसरे स्थान पर हो जाएगा, और इसके बाद भारत का स्थान आता है। ठीक है, तो भारत ही नहीं, अन्य कंट्रीज हैं जो कि ऐसे प्लास्टिक का जो प्रदूषण है इससे निपटने के लिए काम भी कर रही है। तो 1 जुलाई 2022 हमने डिस्कस कर लिया। देखो 1 जुलाई को आप जानते ही हो जीएसटी डे मनाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर्स डे भी आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। कुछ वर्ष जो कि कुछ इंपॉर्टेंट डे है जो कि भारत सरकार ने पिछले वर्ष घोषित किए थे कि इस दिन को हम इस रूप में मनाएंगे, तो वो मैं आप लोगों को एक बार रिलेट करके बता देती हूँ। नीरज चोपड़ा ने अभी ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद से सरकार ने पिछले ही वर्ष ये घोषणा कर दी थी कि 7 अगस्त को हम भाला, हो जाता है भाई कभी टाइपिंग मिस्टेक, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है ना नीरज चोपड़ा, तो भाला फेंक दिवस ये आपका मनाया जाएगा 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के सम्मान में। अभी पिछले वर्ष ना जनजातियों के भगवान कहे जाने वाले जो बिरसा मुंडा जी हैं, इनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी दिसंबर में ही घोषणा करी थी कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। दिसंबर में घोषणा की और 10 अप्रैल को जो आपका एनडीए का पेपर था, एज इट इज ये सवाल उठा करके पूछ दिया। क्या पूछा गया था कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। देखो जिससे बाल दिवस पूछा जाता, और ऑप्शन में उसने 14 नवंबर भी लिखा था, क्योंकि बाल दिवस, भारत में जो बाल दिवस है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जो बाल दिवस है ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये वीर बाल दिवस क्या है? वीर बाल दिवस कहने का मतलब है कि देखिए जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, इनके जो 2 बेटे थे, इन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, तो इन्हीं के बलिदान को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा है जो ये की गई है। आई होप इस क्वेश्चन से और बाकी ऑप्शन से इतनी सारी जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है, इसमें एनडीए का उम्मीदवार किसे चुना गया है? तो जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की राज्यपाल हैं, है ना, झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और इस बार ये कहा जा रहा है, मतलब बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये कह दिया है कि अब किसी महिला उम्मीदवार को इसमें प्राथमिकता दी जानी है, जिसके बाद से अभी द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है। इनके विपक्ष में यदि हम बात करें तो यशवंत सिन्हा होंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति आप जानते ही हो, राष्ट्रपति का जो पद है कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। हालांकि जीके की जो सीरीज में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, सारी चीजें डिटेल में मैंने कवर की है। यूएसए के संविधान से ये लिया गया है पद, लेकिन जो इसकी संवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक स्थिति ये है ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य, क्योंकि ये नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, मतलब प्रधानमंत्री सारे काम इन्हीं के नाम पर करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी के समतुल्य। आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अभी कार्यकाल को यदि हम रिलेट करें तो आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना, क्योंकि अब राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में ऐसा नहीं है, वैसे तो देखो 5 साल रहता है, लेकिन ये कार्यकाल के पहले भी 3 तरीकों से हटाए जा सकते हैं, या तो खुद त्याग पत्र दे दें, या इनकी मृत्यु हो जाए, और या तो इन पर महाभियोग लाया जाए। इन 3 रीजन से ये पहले भी अपने पद से हट सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति कितने बार भी राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ना। तो बीजेपी की तरफ से ये द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है। प्रतिभा पाटिल ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर रही है भारत की, प्राइम मिनिस्टर कह दिया मैंने, प्रेसिडेंट रही है भारत की। रामनाथ कोविंद ये कानपुर से है और अभी तक ये थे। ठीक है, तमिलिसाई साउंदरराजन ये ना तमिलनाडु की राज्यपाल हैं, जिन्हें पुदुचेरी का एडिशनल चार्ज दिया गया था, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था।
अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन बना? अंतिम या आप कह सकते हैं 36वां। अब 36वां मैं क्यों कह रही हूँ, तो 28 तो अपने राज्य हो गए यानी कि स्टेट हो गए, और इसके अलावा 8 यूटीज मान लो, तो दोनों मिला के 36 तो हुए, तो 36वां ये बन गया है असम। अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना ये है कि देखो, अभी भी बिहार के काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली में जाते हैं रोजमर्रा का, आप कह सकते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि मान लो बिहार में उतने रिसोर्सेस नहीं है कि अपनी जीविका अच्छे से चला पाए, तो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि शहर भी है, सुविधाएं यहाँ ज्यादा है। तो दिल्ली में जब रहते हैं तो ऐसा होता था पहले कि जिस राज्य के हो वहीं का राशन कार्ड दोगे तब आपको राशन मिलेगा। तो मजदूरों की खासकर प्रवासी मजदूर जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक अपनी रोजी रोटी के लिए जिन्हें पलायन करना पड़ता है, इनकी समस्या को देखते हुए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी, है ना, इसके बाद से हर राज्य इसे अपनाता गया, क्योंकि ये फायदे के लिए भी है कि आप कहीं से भी हो और आपको अनाज मिल जाएगा, किसी भी राज्य में हो आप। तो इसे अपनाने वाला 36वां राज्य बन गया है असम। असम के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी जो है ये हो जाएगी दिसपुर। मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। इसके अलावा आप लोगों को एक मनोहारी गोल्ड टी याद होनी चाहिए, काफी दिन से मैंने बताया नहीं है। 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी इतनी महंगी चाय बिकने का रिकॉर्ड इसने अपने नाम किया, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से हो जाएगी। यहाँ का एक ओरंग नेशनल पार्क है जिसका एरिया बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। एक दिहंग पटकाई नेशनल पार्क है जो कि असम का अभी हाल ही में 7वां नेशनल पार्क है, जो कि ये डिक्लेयर किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा एडिशन हुआ था ना, ये असम के गुवाहाटी में हुआ, और अभी चौथा तो आप जानते हो वही हरियाणा के पंचकुला में ये संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए अदर ऑप्शन को हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि सिक्किम, ये जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। कर्नाटक, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। जम्मू कश्मीर से क्या रिलेट करोगे, अभी हाल ही में इसने शहरीकरण को लेकर के, शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है। भारत के स्थायी नीति प्रतिनिधि कौन होंगे, देखो आपके ना, ये बिहार पीसीएस, हाँ बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाएगा। तो देखो अभी तक टीएस तिरुमूर्ति थे, लेकिन अभी हाल ही में जो रुचिरा कंबोज है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। फिलहाल ये भूटान में भारत के दूत के रूप में कार्य कर रही है। टीएस तिरुमूर्ति को ये रिप्लेस करेंगी। यूनाइटेड नेशंस की यदि मैं बात करूं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 में इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ये किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है, तो ये हो जाएंगे एंटोनियो कोस्टा, सॉरी एंटोनियो गुटेरस। कहाँ से हैं ये, तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की टोटल 193 मेंबर कंट्री है, और जो 193 मेंबर कंट्री, थर्ड मेंबर कंट्री है ना, ये हो जाएगा इसका साउथ सुडान। प्रीति पटेल, ये यूके में क्या है, तो ये गृह सचिव हैं, गृह मंत्री भी आप इन्हें कह सकते हैं, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में यूके में की गई है, मतलब बनी है ये, और ये भारतीय मूल की, इसलिए इनके बारे में मैं बता रही हूँ। फिर अजय माथुर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत के प्रतिनिधि है। वैसे भारत की ही पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बाकी दो ऑप्शन हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली ये कहाँ पकड़ी गई है, तो कंबोडिया। कंबोडिया में सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है जो ये पकड़ी गई है। कंबोडिया के ग्रामीण है ना, इन्हें मेकांग नदी में ये मछली मिली है। मेकांग रिवर से रिलेटेड एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा है। क्या पूछा गया है कि मेकांग रिवर निम्नलिखित में से किस कंट्री से नहीं गुजरती है, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसी मेकांग नदी पर ये स्टिंगरे मछली पाई गई है। इसका वजन 300 किलोग्राम है। इसके पहले सबसे वजनी मछली ना थाईलैंड में पाई गई थी, थाईलैंड में पाई गई थी। अभी कहाँ पाई गई है, तो ये कंबोडिया में पाई गई। अच्छा, एक कंट्री कोलंबिया है ना, जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी, किसमें बताई थी, साउथ अमेरिका में। अभी हम कंबोडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 3.98 मीटर लंबी है, 2.2 मीटर चौड़ी है, मीठे पानी की विशाल मछली का नाम याद रख लो, स्टिंगरले
मछली जो कि अभी हाल ही में पाई गई है। मेकांग नदी में दुनिया की मछली की तीसरी सबसे बड़ी विविध आबादी है, यानी कि दुनिया में जो मछलियां पाई जाती है तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में इसी रिवर में पाई जाती है। ये जो रिवर है यदि आप देखो तो यहाँ चाइना से बहती हुई आती है, फिर यहाँ ये म्यांमार से बही, म्यांमार के बाद यहाँ थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आप देख पा रहे हो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इनसे ये सीमा साझा कर रही है। इस नदी के बारे में आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, भारत में क्या पाया गया है? तो भारत में डायनासोर की एक प्रजाति पाई गई है। डायनासोर का एक अंडा पाया गया था ना धार जिले में, तब हमने पढ़ा था। कनाडा में दुनिया का सबसे प्राचीनतम पानी कनाडाई शील्ड में पाया गया। सेंट हेलेना ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी सेंट हेलेना में आप लोगों को जोनाथल कछुआ याद आना चाहिए। ये इस कछुए की जो उम्र है लगभग लगभग 200 साल होने जा रही है और अभी तक ये जीवित है। दुनिया का अब तक का सबसे लंबे समय तक जीने वाला ये जीव बना, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अगला प्रश्न, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन इन्होंने अभी हाल ही में किया है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से। जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक तरह की इनकी गैलरी है, इनसे संबंधित कुछ दृश्यों को यहाँ दिखाया जाएगा और उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ प्रदर्शित की जानी, ताकि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं यहाँ जाएं इस गैलरी में और इन महापुरुषों के बारे में जो अनसुनी अनकही बातें हैं ये भी देख सके और इनके बारे में पढ़ सके, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें यह बताया गया कि हर साल ये 2 mm की दर से पानी में समा रहा है। मुंबई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुकाराम की शिलान्यास किया था इनकी प्रतिमा का। दिल्ली में इन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया और अहमदाबाद में क्या उद्घाटन किया था इन्होंने? तो भारत का सबसे बड़ा हृदय का हॉस्पिटल, यानी कि भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन इन्होंने अहमदाबाद में किया था। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण योजना की शुरुआत की है? तो निपुण योजना की शुरुआत अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी इनके द्वारा की गई है। इसका मेन पर्पस है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, यानी कि ऐसा कोई भी श्रमिक जो कि एनएसडीसी से प्रशिक्षण हासिल कर लेता है, यहाँ से इसे ट्रेनिंग मिल जाती है। इसके बाद यदि वो विदेश में यानी कि फॉरेन में काम करना चाहें तो ये काम कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार पूरा पूरा सहयोग है जो कि करने जा रही है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ये जो पहल है ये निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमता से बढ़कर अधिक अनुभवी और अधिक कुशल बनाएगी। इसके लिए निपुण ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। निपुण को फुल फॉर्म तो नहीं याद रखोगे, वैसे ये भी रिलेट कर सकते हो कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम, इतना तो नहीं, इसलिए शॉर्ट में याद रख लेना है निपुण, ठीक है, बस इतना ही। तो राजनाथ सिंह ने 2 युद्धपोत अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं, आप रिलेट कर सकते हो। एक तो सूरत है, दूसरी है उदयगिरी। हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन एनकोवैक्स लॉन्च कर दी है। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन डी का होगा एनकोवैक्स, है ना। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने भारत का जो पहला ड्रोन मेला है इसका उद्घाटन कहाँ किया था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंबुबाची फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो अंबुबाची फेस्टिवल है ये मनाया जाता है असम में। असम में आप लोगों ने कामाख्या टेम्पल पढ़ी होगी, तो कामाख्या टेम्पल में ये मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जो कि असम के गुवाहाटी में है। ये एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो कि देवी कामाख्या को समर्पित है। 51 शक्ति पीठों में से इसे एक माना जाता है। अभी आषाढ़ का महीना, हिंदू महीने में यदि हम देखें तो हमारी मम्मी लोग बोलते हैं ना चैत्र चल रहा, वैसाख, आषाढ़, तो आषाढ़ के महीनों में 7 दिन तक होने वाला ये फेस्टिवल है ना। तो एक तरह का बड़ा फेस्टिवल, मेले का आयोजन किया जाता है, इसमें धूमधाम से मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। ओडिशा में एक फसलों का त्योहार हमने पढ़ा है जिसका नाम हो जाएगा नुआखाई फेस्टिवल। मेघालय का तो आप लोगों को अब रट चुका होगा, जो कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। वैसे ही एक फूलों का त्योहार है सिरुई लिली, जो कि केवल मणिपुर में होता है, ये मनाया जाता है मणिपुर में। और असम का एक बिहू फेस्टिवल जो कि फसलों का त्योहार है, ये आप रिलेट कर सकते हो।
अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट डेवलप किया है? तो अभी हाल ही में जो आईआईटी मद्रास है, इनके रिसर्चर्स के द्वारा एक खास तरह का रोबोट बनाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक या गटर, जो गंदा नाला, गंदी जगह होती है, इसकी सफाई करेगा। ऐसा इसलिए होगा, देखो, इस रोबोट के कारण जो भी सफाई कर्मी है गंदे नालों में उतरते थे उसकी सफाई करने के लिए और मैलेट होने का काम करते थे, और कई बार ऐसा होता था कि सफाई कर्मी की मौत भी हो जाती थी सफाई करने के दौरान में। काफी ऐसी न्यूज निकल करके सामने आती थी। तो उनकी जिंदगी को बचाने के लिए इस तरह का रोबोट है। तो अब सफाई कर्मी गंदे नाले या मैलड होने के लिए, ये गटर में ना उतरे, इसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है आईआईटी मद्रास के डेवलपर्स के द्वारा ये विकसित कर दी गई है। भारत का पहला शक्ति माइक प्रोसेसर था जो शक्ति, ये भी आईआईटी मद्रास के रिसर्चर ने डेवलप किया। डेंगू का पता लगाने के लिए 2 घंटे में पता लगाने के लिए एक डिवाइस आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा डेवलप किया गया। आईआईटी रुड़की तो भारत का पहला आपदा चेतावनी ऐप, ये रुड़की, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने। और अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा एक परम अनंत सुपर कंप्यूटर जो कि आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। गौतम अडानी जो कि एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, इन पर बेस्ड, इनकी जिंदगी पर बेस्ड ये जो किताब है आर.एन. भास्कर के द्वारा लिखी गई है। कल मैंने बताया था राम बहादुर राय की किताब भारतीय संविधान अनकही कहानी, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। गीतांजलि श्री की है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसने अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। शशि थरूर की है एन एरा ऑफ डार्कनेस और पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था कि भारत के सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा, तो इसका राइट आंसर था धर्मशाला, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। आज का सवाल है, हाल ही में इंडो यूके संस्कृति मंच के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, और टेलीग्राम में आप मुझसे जुड़ सकते हैं हर दिन की पीडीएफ और क्विज के लिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, यदि ना मिले तो डायरेक्ट टेलीग्राम में जाइए और कल्याणी मैम पीडीएफ सर्च करके मुझसे जुड़ जाइए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।